नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 12 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। तो अगर बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो इसको जो इम्प्लीमेंट किया था वो किसने किया था, वो लॉर्ड लीटन ने किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा यहाँ पे लाया गया था या उसको लागू किया गया था। अच्छा, इसको कब लागू किया गया था, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो अगर बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो इसको गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम था गैंगिंग एक्ट। तो गैंगिंग एक्ट इसका अन्य नाम था, जिसे जो है वो मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है साथियों, क्योंकि इसे बाद में हटाया किसने, ये बात भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, इसे जो निरस्त करने का काम किया था, इसको समाप्त करने का जो काम किया था वो किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसको कब ख़त्म किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस जो लिया था वो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। साथियों, अगर आप भी एचबीटेट नवंबर के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और इसी बार हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप 499 रुपीज़ मंथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको 499 में देने वाले हैं वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हजारों बच्चे अपने एचबीटेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ में मिलेगी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड किसी भी समय देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो अगर कोई भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है, 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए लॉर्ड रिपन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर बात करें ऑप्शन में दिए हुए लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन जो है इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से किस वायसरॉय को भारत में जाना जाता है। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। साथियों, अगर इनकी बात करें तो इनके द्वारा पहली बार 1881 में आपकी नियमित जनगणना की शुरुआत, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, इनके द्वारा ही भारत में पहली बार कारखाना अधिनियम, तो कारखाना अधिनियम बात करें आपका कारखाना अधिनियम, पहला जो फैक्ट्री अधिनियम है वो भारत में कब आया था, तो वो भी आपका 1881 में आपका लॉर्ड रिपन के समय आया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका इल्बर्ट विल विवाद किस वायसरॉय के समय हुआ था। तो इल्बर्ट विल विवाद जो है वो आपका क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना है, इल्बर्ट विल विवाद। तो इल्बर्ट विल विवाद जो है वो किसका था, वो भी आपका लॉर्ड रिपन के समय का था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया है लॉर्ड डफरिन। भाई, लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुआ था, तो याद रखना है अंग्रेज बहुत डफर थे, लॉर्ड डफरिन बहुत डफर थे, क्योंकि उनके समय क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बना है 28 दिसंबर 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है और इसके जो संस्थापक है वो है आपके ए.ओ. ह्यूम। क्या है, कौन है आपके, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम जो है आपके कौन है, आपकी क्या थे, इनके द्वारा संस्थापक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। लेकिन उस समय वॉइस रॉय थे कौन, लॉर्ड डफरिन का नाम भी आपको जरूर याद रखना है। अच्छा साथियों, यहाँ पे एक नाम दिया है लॉर्ड कर्जन। कौन थे लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में सबसे जो प्रमुख बात है वो है 1905 का बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन जो बंगाल जो है, बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। साथियों, जिसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन भी बाद में शुरू हुआ था। साथियों, जो लॉर्ड कर्जन साहब है इनके बारे में एक क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है। इंडिया की जो आर्कोलॉजिकल जो सर्वे जो विभाग है, इंडियन आर्कोलॉजिकल जो आपका सर्वे डिपार्टमेंट है, उसकी जो स्थापना है वो किसने करी है, तो वो हमारे लॉर्ड डफरिन के द्वारा
लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। ये भारत के वायसरॉय रहते 1899 से लेकर 1905 के बीच। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। अगर तो पूछेगा पहली बार जनगणना तो आएगा लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार कंटिन्यूसली जो हर 10 साल के बाद आती है दशकीय जनगणना, तो वो कराई थी लॉर्ड रिपन ने 1881 में शुरू। लेकिन पहली बार अगर जनगणना की बात करें तो 1872 में किसने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब गठित किया, तो ये किया था 1 अक्टूबर 1953 को। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित इसको ये भारत का पहला राज्य है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। इसको भाषा के आधार पर गठित पहला जो है वो राज्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप टेट परीक्षा देने जाते हो तो उनकी कभी कभार राजधानी भी पूछ ली जाती है। जैसे कि आपका राजधानी पूछता है आपकी किसकी, आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की 2 राजधानी है। वर्तमान जो प्रशासनिक राजधानी है वो आंध्र प्रदेश की कौन सी है, अमरावती है। और अगर बात करें प्रस्तावित कार्यकारी राजधानी जो ऐसी कार्यकारी है, टेम्परेरी है, वो हमारी इसकी विशाखापट्टनम है। तो दोनों आपको याद रखनी, अमरावती और विशाखापट्टनम। साथियों आंध्र प्रदेश का एक राज्य के रूप में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो 1 अक्टूबर 1953 को ये बना है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उड़ीसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, भुवनेश्वर है, याद रखना है। केरल राज्य की जो राजधानी है वो आपका तिरुवनंतपुरम है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी तो सभी जानते हैं कोलकाता में है। तो तमाम राजधानी मैंने आपको बताई, भुवनेश्वर उड़ीसा की, केरला की तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की अमरावती और विशाखापट्टनम, और वेस्ट बंगाल की जो है वो पश्चिम बंगाल की जो है वो कोलकाता है। ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, अगर तो आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है ही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप 30 नंबर का जीके बाकी टेट एग्जाम में भी आता है तो वहाँ के लिए भी ये रामबाण साबित होने वाला है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि वायु दाब मापने के काम आता है, तो वो है आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर ऐसा उपकरण है जो कि वायु दाब मापने के लिए काम आता है। साथियों वायुमंडल का जो दबाव है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उसको मापने का जो वैज्ञानिक यंत्र है वो आपका बैरोमीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ऑप्शन में दिया है एरोमीटर। एरोमीटर क्या होता है, तो एरोमीटर होता है आपका जो हवा और जो अन्य गैसें हैं उसकी भार को मापने का उपकरण है आपका एरोमीटर। तो हवा और अन्य गैसों का जो भार है, डेंसिटी है, उसको मापने का उपकरण आपका क्या है, आपका एरोमीटर है। उसी प्रकार आपका बैरोमीटर ऑप्शन में दिया है। बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर एक प्रकार का क्या है, वायु दाब में लगातार होने वाले जो परिवर्तन है उसको रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। या वायु दाब मापने के लिए एक सामान्य जो मानक उपकरण है तो वो आपका क्या है, बैरोमीटर है। ये बात तो चलो ये तो हमने पढ़ ही लिया था। उसी प्रकार आमोटर क्या है, तो ये आमोटर तो कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ जो बुक है वो लिखी है नेल्सन मंडेला। अच्छा नेल्सन मंडेला कौन है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति है। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है, तो वो है हमारे नेल्सन मंडेला। ये इनकी आत्मकथा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ। ये किताब जो लिखी है वो लिखी है किसने, नेल्सन मंडेला ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति है। मेरे भाई अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहुत एक ही चर्चित चेहरा है। इसके अलावा कई किताबें जो परीक्षाओं में सीधी पूछ ली जाती है, जैसे कि आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लिखी है किसने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी प्रकार माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो किताब लिखी है वो लिखी है महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो किताब है वो लिखी है महात्मा गांधी ने। उसी प्रकार आपका इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी है वो लिखी है किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसी प्रकार आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किताब बहुत बार पूछी जा रही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो नई किताब बनी है वो लिखी है युवराज सिंह ने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखी है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, तो अरुंधति रॉय के द्वारा जो है वो यहाँ पर एक किताब लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इंडिया डिवाइडेड द राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बहुत इंपॉर्टेंट है विंग्स ऑफ फायर लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट और परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो माता बसंत जो है वो उपनाम है वो किसका है? तो वो है हमारा एनी बेसेंट का। तो साथियों अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो है इनको माता बसंत के नाम से जाना जाता था। साथियों एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था किसने? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन पूछा जाता है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनाया गया? तो इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो 1917 के आसपास बनाया गया था, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों ऑप्शन में ये भी कई बार पूछा जाता है कि एनी बेसेंट किस देश से भारत आई है? तो एनी बेसेंट आयरलैंड देश से भारत आई थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसके अलावा एनी बेसेंट के अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन में एक नाम दिया है, और वो नाम क्या है? तो वो नाम है आपका सरोजनी नायडू। अगर मैं बात करूँ सरोजनी नायडू को, तो इनको भारत कोकिला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है, ये इनका उपनाम है सरोजनी नायडू का। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पेपर में परीक्षा में क्या पूछ लेता है? एक तो इनको सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। साथ में अगर मैं सरोजनी नायडू की बात करूं तो ये क्या है? भारत की स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी कौन है? तो वो भी हमारी सरोजनी नायडू है। और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारत की महिला अध्यक्ष, देखो एक तो बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारत की महिला अध्यक्ष कौन है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 में सरोजनी नायडू ने INC का जो कानपुर अधिवेशन, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस का 1925 में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले लक्ष्मीबाई कौन है? तो लक्ष्मीबाई वही जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इनको मेलेडी क्वीन के नाम से भी हमारे देश में जाना जाता है कि मेलेडी क्वीन के नाम से हमारे देश में किसे जानता है? तो मेलेडी जो क्वीन है वो भी हमारी कौन है? वो भी हमारी आपकी लता मंगेशकर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? देखिए जो मैनाक पर्वत है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्राचीन जो मैनाक पर्वत है उसको अब जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है अक्सर जो है वो शिवालिक माउंटेन रेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों शिवालिक जो माउंटेन रेंज है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे नीचे वाली जो माउंटेन रेंज है। साथियों इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग एवरेज 350 से 1500 मीटर के आसपास है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों शिवालिक का शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शिवालिक शब्द का जो अर्थ है, शिवालिक शब्द का जो अर्थ है वो है शिव की जटाएं या भगवान शिव की अलकाएं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसे आउटर हिमालय या बाहरी हिमालय भी जो है शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे हाईएस्ट में जो है वो हमारी जास्कर हिमालय या ग्रेटर हिमालय है, जिसको बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से आपके 75 तो नहीं लेकिन 7000 मीटर अक्सर आप बोल सकते हैं, 7000 मीटर के आसपास है। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि कहलूरी भाषा किस जिले में बोली जाती है। अगर बात करें कहलूरी भाषा की, तो कहलूरी जो भाषा है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो टी ग्राम बेल है उन्होंने बिलासपुर की बोलियों को कितने भागों में बांटा है। तो टी ग्राम बेल एक अंग्रेज है और टी ग्राहम बेली ने बिलासपुर की बोलियों को 6 वर्गों में बांटा है। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि आपका भटियाती, चुराही और आपकी पंगवाली और आपकी भरमौरी कहाँ बोली जाती है। तो भरमौरी हो गया, आपका पंगवाली हो गया, आपका चुराही हो गया, आपका भटियाती हो गया। ये तमाम जो लैंग्वेज है वो आपकी चंबा जिले में बोली जाती है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कि पहाड़ी भाषा हिमाचल में बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी भाषा जो है वो आपकी पेशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। कहाँ से? पेशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ये बात किसने कही? तो ये बात किसने कही? जो आपकी जो पहाड़ी भाषा है वो पेशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। तो ये बात कही थी जॉर्ज ग्रियर्सन। कभी कथन भी पूछ लेते हैं। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ना कि मज़े लेने जा रहे हो। वहाँ पे एग्जामिनर आपके मज़े लेने वाला है, इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि तिनान क्या है? एक भाषा है तिनान, कि तिनान जो है वो किस घाटी की भाषा है। तो अगर बात करें मेरे भाई तिनान की, तो तिनान जो है आपकी चंद्रा घाटी की भाषा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टांकरी भाषा की जो है वो टांकरी लिपि प्रसिद्ध थी किस लिए। तो बनियों के लिए, मुनिमों में, सूदों और दुकानदारों में। और टांकरी की जो लिपि हुई है वो किस लिपि से हुई है। तो टांकरी भाषा की टांकरी लिपि जो उत्पन्न हुई है वो शारदा से हुई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ठीक है, तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछी जाती है, और जो चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है उन चीज़ों को आपको डिटेल से याद रखना होता है। साथियों क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि संगनोरी, संगनोरी हो गया शुमको, शुमको, संगनोरी, ये कहाँ की भाषा है। तो संगनोरी और शुमको ये जो है किन्नौर की बोलियाँ हैं। ठीक है, संगनोरी और शुमको दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मलानी, मलानी कहाँ बोली जाती है। मलानी जो है कुल्लू के मलाना गांव की एक फेमस भाषा है, वहाँ पर ये बोली जाती है। ये तमाम बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में लगभग कितनी उपबोलियाँ हैं, कितने आसपास के। तो 36 के आसपास उपबोलियाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। अच्छा, मंडी ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो मंडी में ज़्यादातर मंडियाली ही बोलेंगे, मंडी के लोग ज़्यादा मंडियाली बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था गहेरी भाषा कहाँ बोली जाती है। देखो बेसिक क्वेश्चन तो सबको आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो औरों को नहीं आते वो हम यहाँ पे अपनी सीरीज़ में कराते हैं। तो गहेरी जो भाषा है वो मेरे भाई लाहौली भाषा है, लाहौल में बोली जाती है। उसी प्रकार आपका किस बोली का अपना ही व्याकरण है। तो भोटी बोली का अपना व्याकरण है। कौन सी बोली है? भोटी बोली जो है उसका एक अपना व्याकरण है। ये बात आपको याद रखना। और भोटी कहाँ बोली जाती है। तो स्पीति तथा चंद्रा घाटी, जहाँ स्पीति और चंद्रा और भागा घाटी में जो आपकी भोटी बोली जो है ज़्यादातर बोली जाती है। अच्छा, एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो कला, संस्कृति और भाषा एकेडमी है उसकी स्थापना कब हुई है। तो हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की जो स्थापना है वो 1968 के आसपास हुई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और जो बगलानी बोली है, बगलानी,